अक्सर जब हम किसी बड़े शहर के बीचों बीच खड़े होते हैं तो हमारी नजरें अनायास ही आसमान की तरफ उठ जाती हैं। मतलब किसी गगनचुंबी इमारत को देखिए, 100 मंजिला ऊंची, कांच और स्टील से चमकती हुई। हाँ बिल्कुल। और हम बस उस डिजाइन की खूबसूरती की तारीफ करते हैं, है ना? उसकी ऊंचाई से हैरान होते हैं। सही कहा। लेकिन हम शायद ही कभी उस चीज के बारे में सोचते हैं जो उस पूरी विशाल इमारत को गिरने से रोक रही है। जो जमीन के नीचे है। हाँ, वो चीज जो जमीन के नीचे कई फीट गहरे अंधेरे में बिल्कुल खामोशी से अपना काम कर रही है। ये इंसानी फितरत है। जो चीजें हमारी आंखों के सामने होती हैं, जो चमकती हैं, हम उन्हें ही इंजीनियरिंग का चमत्कार मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन किसी भी सिविल इंजीनियर के नजरिए से देखें तो इमारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा वो होता है जो कभी किसी को दिखाई ही नहीं देता, यानी जमीन के नीचे की जमीन। और हमारी आज की इस चर्चा का, या कहें कि इस डीप डाइव का विषय भी इसी अदृश्य दुनिया के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हमारे सामने जो स्रोत सामग्री मौजूद है, स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट, प्रोसीजर एंड सॉइल स्ट्रेंथ एनालिसिस, वो इसी रहस्य को खोलती है। हाँ, ये स्रोत बहुत गहराई से इस बात की पड़ताल करता है कि किसी भी इमारत की नींव का डिजाइन बनाने से पहले मिट्टी की ताकत जानना सबसे जरूरी कदम क्यों है। अगर मैं इसे एक बहुत ही बुनियादी उपमा से समझाऊं तो ये कुछ समुद्र किनारे रेत का महल बनाने जैसा है। अच्छा, कैसे? मतलब जब कोई गीली रेत से एक बड़ा सा महल बनाता है तो अगर उसका आधार मजबूत नहीं है, नीचे की रेत खिसक रही है, तो आप ऊपर कितने भी खूबसूरत मीनार बना लें, पानी की एक लहर सब ढहा देगी। बिल्कुल। पानी की एक लहर या तेज हवा का झोंका उस महल को सेकंडों में गिरा सकता है। कोई भी बाहरी सजावट उस कमजोर नींव की भरपाई नहीं कर सकती। एकदम सटीक बात कही आपने। ठीक वैसे ही, चाहे इमारत का आर्किटेक्चर कितना भी हाईटेक क्यों ना हो, अगर जमीन के नीचे की मिट्टी कमजोर है तो वो इमारत ताश के पत्तों की तरह। तो चलिए इसे अनपैक करते हैं। भौतिकी के नियम कभी नहीं बदलते, चाहे वो रेत का महल हो या बुर्ज खलीफा। मिट्टी की ताकत, जिसे तकनीकी भाषा में बेरिंग कैपेसिटी या भार सहने की क्षमता कहा जाता है, वही सब कुछ तय करती है। मतलब कि वो जमीन अपने ऊपर आने वाले हजारों लाखों टन वजन को बिना धसे संभाल पाएगी या नहीं, है ना? और यहीं पर हमारा आज का मुख्य विषय SPT यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट तस्वीर में आता है। स्रोत के अनुसार ये एक फील्ड टेस्ट है जिसका मुख्य काम मिट्टी की ताकत मापना और उसे एक विशेष नंबर में बदलना है। इस नंबर को N वैल्यू कहते हैं। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मेरा मतलब है, क्या किसी अनुभवी इंजीनियर के लिए सिर्फ जमीन को देखकर अंदाजा लगाना काफी नहीं है? नहीं। उनके पास इतने सालों का तजुर्बा होता है, क्या वो मिट्टी को अपने हाथों में लेकर या थोड़ा खोद कर महसूस नहीं कर सकते कि वो सख्त है या नरम? एक पूरे स्टैंडर्ड टेस्ट की क्यों जरूरत है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो बात सिर्फ ये महसूस करने की नहीं है कि मिट्टी कठोर है या नरम। कठोर एक बहुत ही सापेक्ष शब्द है। मतलब? एक उदाहरण से समझाएंगे। जैसे? जो मिट्टी 1-2 मंजिला घर के लिए कठोर लग सकती है, वो एक 100 मंजिला टावर के भारी वजन के नीचे बिल्कुल स्पंज की तरह बर्ताव कर सकती है। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ, एक सुरक्षित इमारत के डिजाइन के लिए इंजीनियरों को भावनाओं या अंदाजे की नहीं, बल्कि एक ठोस गणितीय संख्या की आवश्यकता होती है। ये तय करना होता है कि प्रति वर्ग मीटर मिट्टी सटीक रूप से कितना टन वजन उठा सकती है। और ये देखकर या छूकर नहीं बताया जा सकता। बिल्कुल नहीं। इसलिए एक ऐसे तरीके की जरूरत होती है जो दुनिया के किसी भी कोने में किया जाए तो उसका परिणाम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित हो। वो प्रमाणित और अकाट्य संख्या ही N वैल्यू है। ये बात तो समझ में आती है। अंदाजे पर अरबों डॉलर की इमारतें तो नहीं खड़े की जा सकती। एकदम सही। अब जब ये तय है कि हमें N वैल्यू नाम का एक सटीक नंबर चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि जमीन की इतनी गहराइयों से ये नंबर भौतिक रूप से निकाला कैसे जाता है। ये प्रक्रिया बहुत दिलचस्प है। स्रोत भी इसे बहुत रोमांचक तरीके से समझाता है। शुरुआत सतह पर नहीं होती। सबसे पहले एक भारी ड्रिलिंग मशीन की मदद से जमीन के अंदर एक छेद किया जाता है, जिसे बोरहोल कहते हैं। और ये बोरहोल कोई साधारण गड्ढा नहीं होता। इसे उस सटीक गहराई तक खोदा जाता है जिसे आवश्यक गहराई माना जाता है। मतलब वो बिंदु जहां इंजीनियरों ने योजना बनाई है कि इमारत की नींव असल में जाकर टिकेगी। बिल्कुल। और जब ये बोरहोल तैयार हो जाता है तो इसके अंदर एक विशेष प्रकार का लंबा पाइप डाला जाता है। स्रोत इस उपकरण को स्प्लिट स्पून सैंपलर कहता है। इस सैंपलर को बोरहोल के बिल्कुल तल पर एकदम गहराई में डाल दिया जाता है। ये सुनकर मुझे रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही मजेदार अनुभव याद आ रहा है। वो क्या? गाढ़े मिल्कशेक के ग्लास में
ऊपर से एक लंबी स्ट्रॉ डालना। हाँ, अच्छा। हाँ, मतलब जब ग्लास के ऊपर बहुत सारा झाग और हल्की क्रीम होती है, लेकिन आपको ये चेक करना होता है कि बिल्कुल नीचे वाले हिस्से में असली आइसक्रीम कितनी घनी है। हाँ, तब आप ऊपर के झाग को नहीं चखते। बिल्कुल। आप अपनी स्ट्रॉ को सीधे ग्लास के बिल्कुल नीचे तक धकेल देते हैं। यहाँ बोरहोल वो ग्लास है और स्प्लिट स्पून सैम्पलर वो स्ट्रॉ है जो सीधे उस गहराई तक जा रही है जहां असली टेस्ट होना है। बहुत ही शानदार उपमा है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि हम सतह की मिट्टी का परीक्षण बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर की मिट्टी से इमारत की स्थिरता तय नहीं होती। सही कहा। ऊपर की मिट्टी कितनी भी सख्त या भुरभुरी हो, नींव वहां होगी ही नहीं। मशीन का उपयोग करके बिल्कुल उसी गहराई तक पहुंचना इस पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, ताकि डेटा उसी मिट्टी का मिले जिसे इमारत का पूरा वजन उठाना है। बिल्कुल। अब सैंपलर जमीन जंजर अपनी जगह पर पहुंच चुका है, लेकिन वो खुद ब खुद मिट्टी के अंदर नहीं धसेगा। हाँ, मिट्टी बहुत सख्त हो सकती है, पत्थर हो सकते हैं। उस लंबे सैंपलर को मिट्टी के अंदर और गहराई तक धकेलने के लिए भारी ताकत की जरूरत होगी। और स्रोत के अनुसार इसी ताकत से एन वैल्यू की गणना का आधार तैयार होता है। ये कोई कंप्यूटर या लेजर नहीं है। सैंपलर को धकेलने के लिए एक भारी हथौड़े या हैमर का इस्तेमाल किया जाता है। और स्रोत इसकी स्पष्ट जानकारी देता है। ये हैमर पूरे 63.5 किलोग्राम का होता है। सोचिए जरा। बाप रे, 63.5 किलो, मतलब ये एक औसत वयस्क इंसान के वजन के बराबर है। एक पूरे इंसान के वजन जितना भारी लोहे का टुकड़ा। हाँ, ये कोई सामान्य उपकरण नहीं है। और इस प्रक्रिया में उस हैमर को गिराने की ऊंचाई का भी एक सख्त नियम है। इस भारी ब्लॉक को ठीक 750 मिलीमीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। 750 मिलीमीटर मतलब लगभग 2.5 फीट की ऊंचाई। बिल्कुल। जब इतना भारी वजन इतनी ऊंचाई से गुरुत्वाकर्षण के साथ नीचे गिरता है तो बहुत जबरदस्त गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी पैदा होती है। और इसी से सैंपलर मिट्टी में धंसता है। इस पूरी मैकेनिकल प्रक्रिया को दिमाग में विजुलाइज करना सच में रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, बिल्कुल। सोचिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ा है, भारी मशीनरी लगी है, वो 63.5 किलो का लोहे का हैमर ऊपर उठता है, 2.5 फीट तक जाता है, एक पल रुकता है और फिर पूरी ताकत से नीचे गिरता है। बैम! एक जोरदार आवाज आती है। फिर मशीन उसे ऊपर खींचती है, फिर गिरता है। बैम! हथौड़े की हर एक चोट को स्रोत में ब्लोज कहा गया है। ये जमीन को पीटने जैसा है। और यहीं से इस टेस्ट का सबसे गणितीय हिस्सा शुरू होता है, इन ब्लोज को गिनना। स्रोत के अनुसार सैंपलर को मिट्टी के अंदर कुल 450 मिलीमीटर की गहराई तक धकेला जाता है, लेकिन इसे एक साथ नहीं नापा जाता। इसे 150 मिलीमीटर के 3 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है ना? बिल्कुल। मतलब पहला हिस्सा 150 मिलीमीटर का, दूसरा 150 का और तीसरा भी 150 मिलीमीटर का। कुल हो गए 450। सही हिसाब है। अब जब हैमर गिरना शुरू होता है और सैंपलर को पहले 150 मिलीमीटर तक अंदर धकेलता है, तो इस दौरान जितने भी ब्लोज लगते हैं, स्रोत कहता है कि उन सभी को छोड़ दिया जाता है। हाँ, उनका फाइनल परिणाम से कोई लेना देना नहीं होता, उन्हें पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मतलब इतनी मेहनत की, भारी मशीन लगाई, 63.5 किलो का लोहा बार बार गिराया गया, पसीना बहाया, शोर हुआ, लेकिन शुरुआत के 150 मिलीमीटर के डेटा को पूरी तरह इग्नोर क्यों कर दिया जाता है? ये तो बिल्कुल बेकार गई मेहनत लगती है। ऐसा लगता है जैसे इंजीनियर अपने ही डेटा को कचरे में फेंक रहे हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा करता है और स्रोत इस मामले में बेहद सख्त है। इसमें कोई लचीलापन नहीं है। अच्छा। पहले 150 मिलीमीटर को अनदेखा करना इस एसपीटी टेस्ट का एक स्थापित मानक नियम है। कोई दार्शनिक कारण नहीं है, बस सटीक एन वैल्यू निकालने का यही फॉर्मूला है। तो मतलब वो सिर्फ एक तैयारी है। हाँ, पहले हिस्से को सिर्फ तैयारी माना जाता है। असली डेटा जो टेस्ट की विश्वसनीयता तय करता है वो केवल आखिरी 300 मिलीमीटर के ब्लोज का जोड़ होता है। ये दुनिया भर में माना जाने वाला नियम है। तो इसका मतलब है कि हमें नियमों के सामने झुकना ही होगा। पहले हिस्से की गिनती को छोड़ दिया, अब सैंपलर दूसरे 150 मिलीमीटर में धंसना शुरू होता है। और इस हिस्से में जितने भी ब्लोज लगते हैं हम उन्हें कागज पर लिख लेते हैं। और जैसे ही दूसरा हिस्सा पार होता है, आखिरी 150 मिलीमीटर के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। हैमर गिरता है और हम ब्लोज गिनते हैं। स्रोत ने इसे समझाने के लिए एक बहुत सीधा उदाहरण दिया है। हाँ, मान लीजिए दूसरे 150 मिलीमीटर वाले हिस्से में हथौड़े को 10 बार गिराना पड़ा, यानी हमारी पहली गिनती हुई 10 ब्लोज। और जब प्रक्रिया आखिरी 150 मिलीमीटर में पहुंचती है तो मान लेते हैं मिट्टी थोड़ी सख्त हो गई, इसलिए 12 ब्लोज लगे।
नियम के अनुसार हम इन आखिरी दो हिस्सों को जोड़ देंगे। तो गणित बहुत आसान हो गया। 10 और 12 का जोड़ हुआ 22 और यही है वो जादुई संख्या 22। यही हमारी n वैल्यू है। बिल्कुल। घंटों की तैयारी और गड़गड़ाहट के बाद हमारे पास बस ये एक नंबर बचता है। एक जटिल प्रक्रिया को एक सार्वभौमिक संख्या में बदल देना ही इंजीनियरिंग की ताकत है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल है, एक आम इंसान के लिए 22 सिर्फ एक नंबर है। इंजीनियरों के लिए इसका वास्तविक अर्थ क्या है? ये जमीन के बारे में क्या बता रहा है? यहीं पर स्रोत हमें n वैल्यू को डिकोड करना सिखाता है। इसे पढ़ने का एक पैमाना या स्केल होता है। हाँ, स्रोत के अनुसार अगर n वैल्यू 0 से 10 के बीच है तो इसका मतलब है सॉफ्ट सॉइल, यानी बहुत नरम मिट्टी। 10 से 30 के बीच है तो मीडियम सॉइल, यानी मध्यम मिट्टी। और अगर ये 30 के पार चली जाती है तो इसका सीधा अर्थ है कि वहां की मिट्टी बेहद सख्त है। बिल्कुल सही। अगर मैं इसे हमारे रोजमर्रा के जीवन से देखूं तो ये पृथ्वी की सतह के लिए एक स्कूल रिपोर्ट कार्ड की तरह है। अरे वाह, एक रिपोर्ट कार्ड! ये समझने का बहुत ही शानदार तरीका है ना? सोचिए, जमीन एक परीक्षा दे रही है कि क्या वो भारी इमारत का वजन उठा सकती है। अगर वो 0 से 10 है तो जमीन फेल हो गई, वो जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। भारी इमारत बनाना खतरे से खाली नहीं होगा वहाँ। एकदम। लेकिन अगर उसे 30 से ऊपर स्कोर मिलता है तो जमीन ने टॉप कर लिया, उसे A+ ग्रेड मिल गया। वो किसी भी गगनचुंबी इमारत का भार आसानी से सह सकती है। और हमारे उदाहरण में n वैल्यू 22 आई थी, जो 10 से 30 के बीच है। मतलब ये मीडियम मिट्टी की श्रेणी में आती है। तो इंजीनियर क्या करेंगे इस स्थिति में? लेकिन भारी ढांचे का भविष्य और लोगों की जिंदगी इस एक सरल से नंबर पर टिकी होती है। सच में ये पूरी यात्रा कितनी अद्भुत रही है। आज के इस विश्लेषण के मुख्य बिंदुओं को समेटें तो हमने देखा कि बोरहोल से शुरुआत होती है, फिर स्प्लिट स्पून सैंपलर को सटीक गहराई तक भेजा जाता है, और फिर वो भारी हैमर जिसे 750 मिलीमीटर से बार बार गिराया जाता है। और सबसे जरूरी, उन ब्लोज को गिनना, पहले 150 मिलीमीटर को इग्नोर करना और आखिरी 300 मिलीमीटर के ब्लोज जोड़कर n वैल्यू निकालना। यही रिपोर्ट कार्ड है। ये आसान सा SPT टेस्ट किसी भी बड़े निर्माण की किस्मत तय कर देता है। अगली बार जब भी कोई श्रोता किसी गगनचुंबी इमारत को देखेगा तो वो समझ सकेगा कि उसकी स्थिरता सिर्फ स्टील और कंक्रीट का कमाल नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये सब जमीन के नीचे गिने गए हथौड़े की उन भारी चोटों पर निर्भर है। सतह के ऊपर का आकर्षण हमेशा सतह के नीचे की मेहनत का मोहताज होता है। बिल्कुल। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। स्रोत बताता है कि ये टेस्ट नींव के डिजाइन को सुरक्षित बनाता है, लेकिन जरा सोचिए, ये अपने आप में कितना हैरान करने वाला है। आज के हाईटेक युग में जहां सब कुछ AI और 3D मॉडलिंग से तय होता है, वहां किसी भी आधुनिक इमारत का भविष्य आज भी एक बेहद पुरानी भौतिक प्रक्रिया पर टिका है। सही कहा। स्क्रीन पर लाखों कोड चलते होंगे, लेकिन अंत में वास्तविकता जांचने के लिए जमीन के नीचे एक भारी लोहे को गिराना ही पड़ता है और उसकी चोटों को गिनना पड़ता है। आधुनिकता की कितनी भी ऊंची चोटी पर हम पहुंच जाएं, हमें जमीन से उसी तरह जुड़ना पड़ता है। आधुनिक तकनीक और सदियों पुरानी भौतिकी का ये विरोधाभास ही शायद इंजीनियरिंग की असली आत्मा है। एकदम सही। जो चीजें सबसे ज्यादा मायने रखती हैं वो अक्सर बुनियादी ही होती हैं। तो आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। जमीन के नीचे की इस छिपी हुई दुनिया को हमारे साथ अनपैक करने के लिए शुक्रिया। और याद रखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत हमेशा एक मजबूत नींव से होती है।